नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका मालती जोशी जी की कहानी कबाड़। फर्नीचर की दुकान से बाहर निकलते ही इन्होंने कहा, देखो, एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। नया सोफा घर में तभी आएगा जब पुराना बाहर जाएगा। यह नहीं होगा कि उसे भी तुम सीने से लगाए रखो। नए घर में कोई पुराना सामान नहीं जाएगा, सिवा तुम्हारे। यह जुमला, यह मजाक अब इतना घिस चुका था कि मुझे ना तो हंसी आई ना ही गुस्सा आया। मैं चुप ही बनी रही कि एकाएक मुझे याद आया, सुनिए, बहुत पहले बड़े भैया ने एक बार कहा था कि सोफा सेट अगर निकालो तो एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना। अरे, तो उसमें पूछना क्या है, कल ही उनके यहाँ रखाते हैं। भैया से हमें कोई सौदा तो करना नहीं है। इनका औदार्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर भैया के लिए। बेचारी कब से मन बना रहे थे, पर मजबूरी में बेत की कुर्सियों पर ही संतोष करना पड़ रहा था। तो फिर यही तय हुआ, गृह प्रवेश का निमंत्रण देने जाएंगे तो एक लोडिंग टेम्पो में सोफा सेट भी लोड करवा लेंगे। भैया वाकई बहुत खुश हुए। मैंने ही खेत जताते हुए कहा, सॉरी भैया, जल्दी में रंग रोगन नहीं करवा सके। दरअसल काम इतना फैल गया कि। अरे, तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, जैसा है इस घर के लिए बिल्कुल फिट है। बहुत चमका कर लाती तो बेमेल लगता। उन दोनों को बैठक में छोड़कर मैं भीतर भाभी से मिलने चली गई। भाभी ठेठ आंगन में थी। दीवार पार से पड़ोस की भाभी बधाई दे रही थी। सुनीता की मम्मी, नए सोफा सेट की बधाई। अरे, काहे की बधाई, कोई नया थोड़े ही है। वो तो ननद रानी नए घर में जा रही हैं तो अपना कबाड़ यहाँ फेंक कर जा रही हैं। एक जिंदा कबाड़ हम ढो ही रहे हैं, इसे भी ढो लेंगे। जिंदा कबाड़ यानी कि माँ। छाती में एक कील सी गड़ गई। उल्टे पैरों लौटकर मैंने माँ के कमरे का रुख किया। हस्बे मामूल दिन के 5 बजे भी वहां घुप अंधेरा था। पता नहीं माँ को इस अंधेरी कोठरी में क्यों डाल रखा है। भाभी का तर्क है कि अब उन्हें अंधेरे या उजाले से क्या फर्क पड़ता है। दीवार टटोलकर मैंने स्विच दबाया। एक मनहूस सी पीली रोशनी कमरे में भर गई। अगर शिकायत करूं तो भाभी अभी कह उठेंगी, तुम कहो तो यहाँ 100 वाट का बल्ब लगा दे। कौन है? छीन स्वर उभरा। माँ ने शायद मेरी आहट पाली थी, या शायद खटके की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी थी। मैं हूं माँ, शीला। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, कैसी हो? ठीक ही हूं। फिर सही समझा सोई क्यों हो? उठकर बैठो। अकेली आई हो? नहीं, ये भी हैं, बाहर भैया के साथ बैठे हैं। खांसते खकारते माँ उठकर बैठ गई। तब तक मेरी आंखें उस रोशनी की अभ्यस्त हो चुकी थी। मैंने माँ की ओर देखा। बिखरे उलझे बाल, बदन पर झूलता ब्लाउज, ऊपर का बटन टूटा हुआ, गले में आंचल जैसा कुछ बेतरतीब सा। अच्छा ही हुआ जो ये मेरे साथ भीतर नहीं आए। ठीक है, माँ बूढ़ी हैं, अंधी हैं, पर क्या उनका बेभत्स होना भी जरूरी है? कौन विश्वास करेगा कि कभी उनकी सुघड़ता के चर्चे सारी बिरादरी में थे। बहु बेटियां उनसे पहनने ओढ़ने का सलीका सीखती थी। उनकी सिलाई कढ़ाई के नमूने मोहल्ले भर में घूमते थे। उनकी रसोई की महक से पड़ोसियों के मुंह में पानी भर आता था। क्या वक्त के हाथों आदमी इतना निरुपाय हो जाता है, या कि आंखों की रोशनी जाते ही माँ फालतू हो गई है? एक असह्य रोष से मैं भर उठी। खींच कर कहा, ये किसका ब्लाउज पहने हो तुम? भाभी का? क्या पता किसका है। और कंघी कब से नहीं की? वो मरी कुसमा 2 दिन से गायब जो है। एक कुसमा नहीं आई तो क्या हुआ, घर में भाभी है, सुनीता है,
वे क्या माँ के बाल नहीं बांध सकती? और इतना काम तो माँ खुद भी कर सकती हैं। करना चाहिए। पर शायद उनका उत्साह ही चूक गया है। मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप उठकर आले से तेल और कंघी उठा लाई। सिर में खूब सारा तेल डालकर बाल सुलझाती रही। मन आंसुओं से भींगता रहा। साथ ही मेरा बड़बड़ाना भी जारी था। दिन भर कमरे में घुसी रहती हो। शाम को थोड़ा बाहर बरामदे में बैठ लिया करो। कुछ नहीं तो आंगन में ही चहलकदमी कर लिया करो। पाँव अगर जाम हो गए तो कोई नहीं पूछेगा। अभी जैसे बहुत पूछ हो रही है। तभी तो कहती हूँ, हाथ पैर दुरुस्त रखो। अच्छा, अब जरा हाथ मुंह धोकर आ जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। माँ जैसे ही बिस्तर से उतरकर खड़ी हुई, मैं देखती रह गई। साड़ी के नाम पर एक चिंदी सी बदन पर झूल रही थी। माँ, ये तुमने क्या स्वांग बना रखा है? ठीक से साड़ी क्यों नहीं पहनती? अरे, एक आध बार बाथरूम में लिथड़ गई थी तो दुल्हन ने 3-4 साड़ियाँ दो फाड़ करके रख दी। कहती है, जब संभलती नहीं है तो पहनने से क्या फायदा, यूं ही धोने के लिए ढेर हो जाता है। और वैसे भी तो लेटे ही रहना है। दुख और अचरज में डूबी मैं माँ का करुण चेहरा देखती रह गई। और तुम कहती हो घूमा फिरा करो। बताओ, ऐसी नंग धड़ंग घूमती मैं अच्छी लगूंगी? आंगन तक जाते भी मुझे शर्म आती है। एक उच्छ्वास भरकर माँ अभ्यस्त कदमों से दीवार का सहारा लेकर मुंह हाथ धोने चली गईं। उनका वह विपन्न रूप मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वे लौट कर आईं तो मैंने कहा, माँ, इससे तो अच्छा है कि तुम गाउन पहनो। कहो तो कल ही ले आऊं? ले आओ, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। बहू ने लहंगा फरिया पहना दी है, अब तुम गाउन पहना दो। बुढ़ापे में जितनी फजीहत होनी है हो जाए। उस चर्चा को मैंने फिर वहीं विराम दे दिया। उनके कपड़े बदलवाते हुए कहा, चलो अब चलकर अपने जमाई राजा से मिल लो। गृह प्रवेश का निमंत्रण देने आए हैं। हम लोगों के बाहर जाते ही ये उठ खड़े हुए। माता जी, प्रणाम। जीते रहो बेटा, माँ ने आवाज की दिशा में हाथ उठाकर कहा। उन लोगों को बैठक में छोड़कर मैं भीतर चली आई। भाभी किचन में हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। विजय, विनय वगैरह प्लेट लगा रहे थे। वाह भाभी, प्याज के पकौड़े, मैंने बेवजह हुलसते हुए कहा। भाभी को खुश रखना जरूरी था। भाभी, खाने पीने में मैं असली बात ही भूल जाऊंगी। इस रविवार को गृह प्रवेश है। आप सबको सुबह से आना है। मैंने जानबूझकर छुट्टी का दिन चुना है। और हाँ, माँ को भी जरूर लाना। सो तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी एक को घर पर रुकना पड़ेगा। नहीं, घर पर कोई नहीं रुकेगा, सबको आना है। सुनीता उसी समय स्कूल से लौटी थी। बोली, बुआ, सबको कहाँ बुला रही हो? बुआ इतवार को नए घर में जा रही हैं, भाभी ने बताया। सब लोग नए घर में जा रहे हैं, विजय बोला। एक हम ही हैं जो इस खंडहर में पड़े हैं। खंडहर में खंडहर के साथ, विनय ने कहा। और दोनों फिक से हंस दिए। सुनीता भी मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। मुझे अपेक्षा थी कि भाभी बच्चों को डांटेंगी, पर वे चुपचाप पकौड़े तलती रहीं। जाहिर था कि उनके शह पाकर ही बच्चे बदतमीजी कर रहे थे। मन पर एक खरोंच सी लगी। विषय बदलने की गरज से मैंने कहा, भाभी, आजकल कुसुमा नहीं आ रही है क्या? माँ बता रही थी। अरे, उसका देवर नहीं रहा। कैसे? मिनी बस से टक्कर हो गई थी बुआ। आपने तो पेपर में पढ़ा होगा, ऑन द स्पॉट ही मर गया था। भगवान भी कैसा निर्दयी है, जवान जहान लड़कों को उठा लेता है। और भाभी ने
अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया, पर मेरे मन में वह पूरा होकर चक्कर काटता रहा। मृत्यु पर किसी का वश होता तो माँ क्या अब तक जीवित रहती? वे तो बाबूजी के पीछे पीछे ही चली जाती। उनका जी तो तब से ही उचाट हो गया था, और आंखों से लाचार होने के बाद तो वे जैसे एकदम मौन ही हो गई हैं। जीने का उत्साह ही नहीं रहा है। लेकिन यह बात भाभी को कौन समझाए? मन पर एक और खरोंच सी लगी थी, इसीलिए मैंने बात बदल दी। नया विषय उठाते हुए कहा, भाभी, सुनीता की मिठाई कब खिला रही हो? अब तो एमए किए भी 2 साल हो चले हैं। अपनी लाडली से पूछ लो। लाडली ने मेरे कुछ पूछने से पहले ही बता दिया। बुआ, साफ बात है, दादी के रहते तो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। दादी क्या मना करती हैं? उल्टे वे तो बल्कि खुश होंगी। उनके खुश होने से क्या होता है? जरा मम्मी का तो सोचिए, वे तो एकदम अकेली पड़ जाएंगी। अकेले वे किस किस को देखेंगी? कितना काम करेंगी? वे दोनों भूतनाथ तो किसी मतलब के नहीं है। पगली, लड़की की शादी के बाद तो हर माँ अकेली पड़ जाती है, तो क्या शादियां नहीं होंगी? और फिर दादी के अभी कितने दिन बाकी हैं, कौन जानता है? यही तो हम समझा रहे हैं। हम तो खैर सेवा करते करते बूढ़ा ही गए हैं। तुम भी बूढ़ा जाओगी तो शादी कौन करेगा? मन एक बार फिर लहूलुहान हुआ, पर मैंने जब्ज करते हुए कहा, दिन भर के लिए एक आया रखी जा सकती है। रख तो लेंगे, पर उसे देंगे क्या? यह मरी कुसमा 1 घंटे के लिए आती है, नहला धुलाकर कपड़े भर खींचती है, वह भी 300 रुपए लेती है। दिन भर वाली तो 1000 से कम क्या लेगी? और इतना रुपया किसके पास है? मन तो हुआ कि उतने रुपए की पेशकश कर दूं, पर संकोच कर गई। और वह अच्छा ही हुआ, क्योंकि सुनीता बता रही थी कि चाचा ने ऐसी पेशकश की थी, पर मम्मी ने मना कर दिया। बोली, हम किसी के एहसान क्यों लें? अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? यह तो उसका फर्ज है, आखिर उसकी भी तो माँ है। फर्ज है तो फर्ज की तरह निभाए ना। माँ का इतना ख्याल है तो 2-4 महीने अपने पास भी रख लेना। पर उसके पास तो बहू की नौकरी का बहाना है। सब नौकरी वाले हैं, हम ही फालतू हैं जो बेगार ढो रहे हैं। मतलब कि माँ को रखना बेगार ढोना है? मन में फिर एक बार शूल सा चुभा। मैं तिलमिलाकर रह गई। भाभी छोटे पर बेहद नाराज हैं, पर छोटे का तर्क यह है कि बड़े भैया माँ को रखे हुए हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। इतने बड़े घर में मुफ्त रहते भी तो हैं। हमारी तरह हर महीने 2,500-3,000 किराए के देने पड़ते, तब पता चलता। बड़े भैया भी जानते हैं कि छोटा तभी तक चुप है जब तक माँ है। माँ के जाते ही वह हिस्सा मांगेगा, इसीलिए घर की मरम्मत पर वे एक पाई भी खर्च नहीं करते। 60 साल पुराना वह घर धीरे धीरे खंडहर बनता जा रहा है। भाभी और उनके बच्चों की आंखों में जो एक अच्छे से घर का सपना था, वह शायद धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। शायद इसीलिए सबके मन में इतनी कड़वाहट भर गई है। हमें तो इसी खंडहर में रहना है, खंडहर के साथ। विनय की यह बात फिर एक बार कानों को झंझना गई। लौटते समय मन बेहद उदास था। रह रहकर आंखों के सामने माँ का अंधेरा कमरा, मैला कुचेला बिस्तर, अस्त व्यस्त कपड़े, रूखे उलझे बाल और बदरंग चेहरा घूमता रहा। बहुत देर बाद इन्होंने मेरी चुप्पी को लक्ष्य किया। क्या बात है, बड़ी चुप चुप हो? क्या करूं, जब भी यहाँ से लौटती हूँ मन खराब हो जाता है। भाभी कभी कभी ऐसी जहर बुझी बातें करती हैं कि आग लग जाती है। टेक इट इजी यार, जो करता है ना उसे बोलने का हक देना ही पड़ता है। बेचारी दिन भर लगी रहती हैं। लगी रहती हैं तो क्या कुछ भी कहती रहेंगी? सुनिए, मेरे मन में एक बात आ रही है। फरमाइए। हम माँ को अपने यहाँ नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते, जरूर ला सकते हैं।
पर रखोगी कहाँ? क्या मतलब? इतने बड़े घर में मेरी माँ के लिए जगह नहीं निकलेगी? मेरा मतलब यह था कि वहां तो उनके लिए एक अलग से कमरा है। अपने यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है ना। 3 बेडरूम का घर है और पर वो रूम्स बट गए हैं ना, 2 बच्चों के और एक हमारा। चौथे की गुंजाइश ही कहाँ है? यह तो कोई बात नहीं हुई। दिव्या माँ के साथ रूम शेयर कर सकती है। इन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। घर पहुंचने तक चुप ही बने रहे। पर बात उनके मन में खटक रही थी। यह घर जाकर पता लगा। दिव्या पानी लेकर आई तो इन्होंने कहा, बेटे, तुम्हारे कमरे का इंटीरियर हो रहा है। सच पापा? उसने हुलस कर कहा। किससे करवा रहे हैं? मेरी सहेली है ना अरुणा, उसके भाई भाभी खूब अच्छा करते हैं, उनसे बात करें, हमें कंसेशन भी दे देंगे। फिलहाल तो तुम्हारी मम्मी ने यह जिम्मा लिया है। मतलब? नानी को वह घर ला रही हैं और वो तुम्हारे साथ रूम शेयर करेंगी। ओह नो! उसने दोनों कानों पर हाथ रखकर कहा, मम्मा, यू कांट डू दीज थिंग्स टू मी। नो, नेवर। और वह पैर पटक कर चली गई। मैं हैरान होकर देखती रह गई। क्या यही नानी की दुलारी दिव्या है? क्या यही वह दिव्या है जो नानी के यहाँ जाने के लिए रो रो कर घर भर देती थी? नानी के पास सोने के लिए जो विजय विनय से लड़ पड़ती थी? मैं नाहक ही भाभी के बच्चों को दोष दे रही थी। मेरे अपने बच्चे भी तो वही भाषा बोल रहे हैं। मुझे उदास देखकर ये बोले, तुम्हारा इतना मन है तो माँ को जरूर ले आओ। रहने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। दिव्या की इच्छा नहीं है तो माँ अपने कमरे में रह लेंगी। मैं बाहर ड्राइंग रूम में दीवान पर सो लूंगा। नो प्रॉब्लम। उन्होंने बात बड़े शहीदाना ढंग से की थी। जानते थे कि यह प्रस्ताव ना तो बच्चों को स्वीकार्य होगा, न मुझे। मैंने कहा भी कि 2-4 दिन की बात होती तो आप दीपक के साथ भी एडजस्ट हो सकते थे, पर मैं माँ को ज्यादा दिनों के लिए लाना चाहती हूँ, शायद हमेशा के लिए। उनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कह तो दिया भाई कि ले आओ, पर यह बताओ कि यहाँ दिन भर उनके पास कौन रहेगा? वह घर तो उनका जाना पहचाना है, अपने आप चल फिर लेती हैं। यहाँ तो उन्हें पग पग पर सहारे की जरूरत पड़ेगी। एक आया रख लेंगे। वह इतना आसान नहीं है देवी जी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो सब बाइयाँ तुम्हारी परखी हुई हैं, पर वहाँ तो सब कुछ नया होगा। नया माहौल, नए लोग। साल 6 महीने तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। एकदम नए नौकर पर घर छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। ऐसा करो, तुम 4-6 महीने की छुट्टी ले लो। क्या बात कर रहे हैं? इतनी लंबी छुट्टी मुझे कौन देगा? तो फिर रिटायरमेंट ले लो। आखिर नौकरी माँ से बड़ी तो नहीं है। इस समय मैं रिटायरमेंट कैसे ले सकती हूँ? मकान की किस्तें कौन भरेगा? सोच लो। क्या सोचूं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। साल 6 महीने की बात थी। अगर सब लोग साथ देते तो माँ के ये आखिरी दिन अच्छे से कट जाते। माफ करना डार्लिंग, यह साल 6 महीने की बात नहीं है। तुम्हारी माँ, भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सिर्फ आंख से लाचार है, बाकी एकदम चुस्त दुरुस्त है। अभी 8-10 साल आराम से चलेंगी। क्या इतने दिन उन्हें झेल सकोगी? वाकई सोचने वाली बात थी। मेरी मानो, वे जहाँ हैं उन्हें वहीं पड़ी, मेरा मतलब है बनी रहने दो। जब मन हो मिल आया करो। वे अब उनकी आदत में शुमार हो गई हैं। रोते झींकते ही सही, वे उन्हें निभा ले जाएंगे। पर तुम नए सिरे से यह सब नहीं कर पाओगी। बेकार में भैया से बुराई लेने का कोई मतलब नहीं है। ये शायद ठीक कह रहे थे। माँ जहाँ थी वहीं ठीक थी। भैया भाभी उन्हें झेलने के लिए
अभिशप्त थे। मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। फिर घर भर को नाराज करने का औचित्य ही क्या था। बस यही लगा कि माँ सचमुच एक कबाड़ हो गई हैं। कबाड़ भी ऐसा जो ना रखते बनता है ना फेंकते। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।